गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का प्रभाव, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे पार्ट सेकंड की बात करेंगे। भारतीय नगरीकरण की विशेषताएं देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन में देखिए, विश्व के अन्य भागों यथा यूरोप एवं अमेरिका के नगरों की अपेक्षा भारतीय नगरों में थोड़ी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इस भिन्नता के संदर्भ में भारतीय नगरों की विशेषताएं निम्नांकित है। पहला, मिश्रित कार्य क्षेत्र, मिक्स्ड फंक्शनल जोन। पश्चिमी क्षेत्रों के समान सुनियोजित नगरों की संख्या भारत में बहुत ही कम है। वैदिक काल के साथ ही बौद्ध एवं गुप्त काल में अवश्य ही नियोजित नगर होने का उल्लेख मिलता है। निर्धारित प्लान के अनुसार बसाए जाने वाले इन नगरों में भिन्न भिन्न गतिविधियों के लिए पृथक पृथक स्थान नियत किए गए थे। मध्यकाल में यह क्रम समाप्त सा होकर नगरों में मिला जुला कार्य क्षेत्र विकसित हुआ है। इसका कारण संभवतः जनसंख्या को द्रुत गति से घटना व बढ़ना रहा है। दूसरा, पृथक वस्तुओं के विशिष्ट बाजार, सेपरेट मार्केट्स फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। भारत में विकसित होने वाले नगरों में से विशेषकर व्यापारिक नगरों में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के विपणन हेतु बाजार भी पृथक पृथक रूप से विकसित हुए हैं। सनिश्चय यह विशेषता परंपरा का रूप लेने में सफल रही। तीसरा, अधिकांश नगर प्रशासनिक प्रकार के मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज में हमारे यहाँ अधिकांश नगर प्रशासन हेतु स्थापित किए गए। इनमें उद्योगों तथा व्यापार का विकास द्वितीयक स्तर पर हुआ है। ऐसे नगर अत्यंत ही कम हैं जो विशुद्ध रूप से उद्योग, व्यापार एवं परिवहन के आधार पर स्थापित किए गए हों। चौथा है ग्रामीण वातावरण युक्त, हैविंग रूरल एटमॉस्फेयर। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई व कोलकाता जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त ज़्यादातर नगरों में ग्रामीण वातावरण का पाया जाना भी भारतीय नगरों की एक प्रमुख विशेषता है। पांचवा है जातिगत बसावट, कास्ट ओरिएंटेड सेटलमेंट। भारतीय समाज में कई प्रकार के जाति समूह या वर्ग समूह मिलते हैं, अतः भारतीय नगरों में बसावट भी विशेषता लिए हुए होती है। समान वर्ग या समूह अथवा जाति के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। नगरीकरण से लाभ, सिग्निफिकेंस एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करें तो नगरीकरण की विशेष प्रक्रिया अंतर्गत वर्षानुवर्ष नगरों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और साथ ही नगर महानगरों का रूप लेते जा रहे हैं तथा नगरों के आसपास उपनगर बसते जा रहे हैं। इस दृष्टि से नगरीकरण से होने वाले लाभों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। नगरीकरण के कुछ प्रमुख लाभ निम्नांकित है। पहला, पर्यावरण को नगरीकरण से सामान्यतया हानि नहीं होती है। दूसरा, नौकरी के अवसरों की अधिक उपलब्धता तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, साजो सामान आदि सुगमता से व उपयुक्त रूप से मिल जाते हैं। तीसरा, जीवन जीने की रीति मिलने के साथ ही आकर्षक नए आवास स्थान उपलब्ध होते हैं। चौथा, नगरीकरण की जनसंख्या का दबाव ग्रामीण भूमि से घट जाता है, फलस्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। पाँचवा, नगरीकरण यदि निश्चित एवं निर्धारित मानदंडों के आधार पर मंद गति से संपन्न होने पर पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। बड़े नगरों की जर्जरित झोपड़पट्टियाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सम्मान पाती है तथा अच्छे स्वास्थ्य वाले नागरिकों के रहने वालों का पर्याय बनती है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या का अभिगमन होता है, माइग्रेशन होता है। वास्तव में सरकारें न तो इस अभिगमन या माइग्रेशन हेतु पूर्व तैयारी करती है और न इसके साथ सामंजस्य बिठा पाती है। अगर शब्दावली देखें अपन इसमें, तो नगरीकरण से संबंधित प्रमुख शब्दावली जो है यहाँ दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्दावली। समय समय पर उचित रीति से इसका प्रयोग सर्वमान्य है। प्रमुख शब्दावली देखते हैं। अनुमार्गी बस्ती, रोड सेटलमेंट। मार्ग और सड़कों के किनारों पर सामान्यतः दुकानें विकसित हो जाती हैं तथा उनके मालिक अपने निवास स्थान भी वहीं बना लेते हैं। कारण है कि परिवहन की समुचित सुविधा का वहाँ होना। ऐसी बस्तियाँ अनुमार्गी बस्तियाँ कहलाती है। नगर सिटी, साधारणतः नगर में 5,000 से अधिक एवं 10 लाख से कम आबादी होती है, इसे शहर भी कहा जा सकता है। तीसरा है नगरीय ग्राम, अर्बन विलेज। नगरीय ग्राम की आबादी 150 से 500 तक हो सकती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा में बहुतायत में इनको ग्रामीण नगर या अर्बन बस्तियों के नाम से संबोधित करते हैं। नगरीय लक्षण का पाया जाना इनकी विशेषता मानी गई है। नगरीय पूर्वा अथवा पल्ली, अर्बन हैमलेट। नगरीय पूर्वा में भवनों की संख्या 2 से 150 तक हो सकती है। इसमें स्कूल, डाकखाना, बैंक, डिस्पेंसरी प्रमुख रूप से होती है। नगर अधिवास की छोटी इकाई मानी जाती है। कस्बा, टाउन 500 से 1,000 तक की आबादी का होना इसकी विशेषता है। नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होना भी इसका महत्वपूर्ण गुण होता है।
अगला है ग्रामीण नगरीय उपांत, रूरल अर्बन फ्रिंज। बड़े बड़े नगरों की बाहरी सीमाओं के आसपास के क्षेत्र ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाते हैं। इनमें नगर अथवा ग्राम दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। अगला है महानगर, मेट्रोपोलिस। इसकी आबादी 10 लाख से भी अधिक होती है। उद्योग तथा व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। भारत में वर्तमान में 23 महानगर है। अगला है बृहत नगरीय प्रदेश, मेगापोलिस। इसमें मानव आबादी 35 लाख से भी अधिक होती है। यह नगरीय विकास की चरम सीमा के द्योतक है। भारत में समय 6 मेगापोलिस या महानगर है। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की अगर हम बात करें तो नगरीकरण के फलस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समुचित नियोजन तथा नियंत्रण के अभाव में नगरीकरण से समस्याओं का उद्भव होता है। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत संकट, वर्ज्य पदार्थों का निपटान आदि अनेक समस्याओं का नगर की आबादी को जूझना पड़ता है। इसी संदर्भ में मुख्य समस्या अधोलिखित है। पहला, अतिसंकुलता, ओवर क्राउडिंग। नगरों में अतिसंकुलता तो सामान्य सी मानी जाती है। यह रिहायशी स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी देखी जाती है। आवासीय भवनों का कम होना तथा भवन निर्माण अत्यंत निचले स्तर का होने, जल प्रदाय तथा अपशिष्ट समापन की सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती, फलतः अतिसंकुलता उत्पन्न होती है। अनुपयुक्त आवास तथा अतिसंकुलता से या श्वसन रोगों में वृद्धि होती है। वहीं यौन रोग भी अधिक बढ़ जाते हैं। विकासशील या कम विकसित राष्ट्रों के नगरों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इन राष्ट्रों में अनुमानित 60 करोड़ व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यद्यपि ये नगरों के निवासी है, आवास, जल, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं मिल पाना इनकी नियति बन चुकी है। बड़े नगरों में लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में, फुटपाथ पर तथा सड़कों के किनारे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO का मानना है कि सियोल जैसे नगर में भी 12% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। काहिरा में 84% इस प्रकार की दरिंदगी का जीवन जी रहे हैं। लागोस शहर की 58% जनसंख्या, जबकि मुंबई की लगभग 57% जनसंख्या, रियो नगर की 34%, मैक्सिको की 25%, संघाई में 20% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रह रही है। इसी समस्या को राष्ट्र स्तर पर भी देखा जा सकता है। अनेक राष्ट्रों की बहुत बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। बांग्लादेश की लगभग 47% जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का लगभग 36%, श्रीलंका में जनसंख्या का 21%, मलेशिया में कुल आबादी का लगभग 15% तथा थाईलैंड में भी लगभग 15% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रह रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऊपर दर्शाए आंकड़ों की आबादी को झुग्गी झोपड़ियों भी सभी को उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोग फुटपाथों पर, सड़कों के किनारे, पुलों के नीचे अथवा खाली पड़े पाइपों में या जहाँ जगह मिल पाती है वहीं रहने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार का जीवन जीने के पीछे मुख्य कारण उनकी गरीबी है। नगरों में भूखंड प्राप्त करने तथा भवन निर्माण हेतु चाहे जाने वाला धन उपलब्ध नहीं होने से तथा सरकारी व अन्य संस्थानों द्वारा भी एक सीमा से अधिक मदद नहीं करने के कारण लोगों को झोपड़पट्टियों या खुले आसमान के नीचे जीवन जीना पड़ता है। एक मलिन बस्ती है झुग्गी झोपड़ियों में। जनसंख्या प्रतिशत का निरूपण किया गया है। देखिए, बांग्लादेश में लगभग 47, भारत में लगभग 36, श्रीलंका में लगभग 21, मलेशिया में लगभग 15% और थाईलैंड में भी लगभग 15% माना गया है झुग्गी झोपड़ियों का प्रतिशत। आबादी की सघनता होने के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं भी सामने आती है। आवास के साथ ही सामान्य स्वास्थ्य के लिए परमावश्यक सफाई व्यवस्था भी संकटपूर्ण हो जाती है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई तथा अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वह दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है। तथ्य सर्वेक्षणों के फलस्वरूप उभर कर हमारे सामने आए हैं। भारत में समस्याओं के हल बहु समिति का गठन किया गया था, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में आवास समस्या पर विचार किया था। आवास संबंधित उप समिति ने आवास के 4 आयामों पर विचार व्यक्त किए हुए हैं। आवास समस्या की व्यापकता एवं प्रकृति, दूसरा आवास व्यवस्था की जिम्मेदारी, तीसरा वित्त और चौथा आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली एजेंसी। आवास उप समिति की राय थी कि आवास की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए इसे निजी उद्यमियों के हाथों में सौंपना अन्याय होगा। बहुर समिति का मानना था कि भारत में आवास समस्या के समाधान हेतु एक समग्र एवं आधुनिक नीति का अनिवार्य है होना। समिति का सुझाव था कि विशाल स्तर पर स्वच्छ आवासों के निर्माण हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय को भी इससे जोड़ा जाए। जल आपूर्ति को भी बहुर समिति ने पूरा महत्व दिया था।
समिति ने स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में शौचालयों की महत्ता भी प्रतिपादित की थी। देखिए, प्रमुख नगरों में मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जनसंख्या प्रतिशत का एक पाई चार्ट बनाया गया है। देखिए, मुंबई में लगभग 57%, नगरों में यहाँ से चालू करें। सबसे ज़्यादा काहिरा, जो कि मिस्र का शहर है, मिस्र की राजधानी है, उसमें लगभग 84% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इसी प्रकार लागोस में 58%, मुंबई में लगभग 57% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। भारत में रियो ब्राज़ील में 34%, मैक्सिको में 25% और संघाई देश के अंदर 20% लोग जो है। इसी प्रकार सियोल में लगभग 12% जो है प्रमुख नगरों में मलिन बस्तियों में रहने वाली, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली ये जनसंख्या का प्रतिशत है। दूसरा है प्रदूषण तथा अपशिष्ट निपटान, पॉल्यूशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। जनसंख्या के बढ़ने के कारण नगरों में वायु एवं जल प्रदूषित हो गए। प्रदूषित भोजन व अन्य साधन भी तीव्रता से क्षय होते हैं। ठोस व्यर्थों को ठिकाने लगाने अथवा निपटान की एक प्रमुख समस्या है। किसी भी स्थान पर आबादी के बढ़ने के साथ ठोस व्यर्थों की मात्रा भी अधिक हो जाती है। इन्हें ज़मीन में गाड़ा भी नहीं जा सकता। कारण है कि ज़मीन गाड़ने से वहाँ की मिट्टी में नत्रजन यानी नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट यौगिकों के बढ़ने से मिट्टी की प्रकृति बदल जाती है तथा वे यौगिक वहाँ के जल में मिलकर फिर जल को और अधिक प्रदूषित कर देते हैं। पृथ्वी पर यूं ही ढेर लगा देने से भूमि भी कम होती है, साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ता है। यह ठोस कचरे की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः आबादी बढ़ने के साथ मानव के समक्ष यह बहुत बड़ा संकट आ जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त शौचालय विकसित करने का प्रयास किया गया है। और प्लस व्यवस्था के शौचालय हेतु उचित आकार के जलपात्र विकसित किए गए। फोर हॉल शौचालय, पिट प्राइवी, एक्वा प्राइवी आदि शौचालय के प्रकारांत है, जिनके निर्माण पर नगरीय क्षेत्रों में जोर दिया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में व्यर्थ जल के निपटान की उचित व्यवस्था अथवा तंत्र सुविकसित नहीं हो पाया है, जबकि जलापूर्ति की मांग वर्षानुवर्ष लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण स्वास्थ्य सुधार में की नगरीय योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती। जल संचारी रोगों में वृद्धि होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नगरों में मल प्रवाह योजनाएं तो क्रियान्वित की जा रही है, किंतु समस्त आबादी इसका लाभ नहीं उठा पा रही है। मल प्रवाह प्रणाली के साथ घर की नालियों को जोड़ना व्ययपूर्ण एवं श्रम साध्य कार्य होने से इसमें भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। कुछ छोटे छोटे नगरों में जहाँ प्रतिबद्धता है, शिक्षा है, वहाँ अवश्य ही जल मल प्रणाली से लोग लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य हानि वैश्विक स्तर पर वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण नगरीय क्षेत्रों में विकट समस्या के रूप में उभरी है और मानव स्वास्थ्य के लिए संकट बनती जा रही है। विकासशील देशों के नगरों में वर्षानुवर्ष विभिन्न बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि औषधि विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों को बढ़ने का कारण नगरों में बढ़ता शोर एवं भीड़भाड़ भी है। नगरों में बढ़ते प्रदूषण का ही प्रभाव है कि वहाँ पर आंत्रशोथ, मलेरिया, दस्त, पेचिश तथा टीबी जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यह स्थिति गरीब राष्ट्रों के नगरों में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। हैजे जैसे रोग के फैलने का प्रमुख कारण प्रदूषित जल का होना है। इस रोग के फैलने का मुख्य कारण भीड़भाड़ और सफाई की कमी होना है। यह रोग अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के गरीब क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। जल संक्रमित होकर इस रोग को फैलाने में सहायक होता है। ज्ञात किया गया है कि सन 1992 में हैजे के जीवाणु का एक विभेद स्ट्रेन एशिया में उत्पन्न होकर अल्प समय में इसने जो है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन में फैल गया और आवास की कमी, भीड़भाड़, गंदगी, जल तथा जल प्रदूषण के कारण गरीब देशों के नगरीय क्षेत्रों में अनेक रोग जैसे डेंगू, बुखार आदि का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। सामान्यतः विकासशील देशों में नगरों की स्थापना से पूर्व अग्रिम नियोजन एक निश्चित एवं निर्धारित प्रारूप के माध्यम से संभव नहीं हो पाया। अतः अनियोजित नगरों में भीड़भाड़ व अन्य कारणों से, विशेषकर नगरों में बाहर से अभिगमन या माइग्रेशन के कारण ट्रेकोमा, टीबी, परजीवी रोग तथा चर्म रोग बढ़े हैं। गरीब लोगों द्वारा भोजन बनाने व उसे गर्म करने के लिए गोबर के उपले तथा अन्य ठोस व्यर्थ जलाए जाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। यह प्रदूषण मकानों में उपयुक्त संवाहक वेंटिलेशन नहीं होने से और अधिक प्रभावी भूमिका में आ जाता है। इससे भी स्वास्थ्य संबंधी संकट उत्पन्न होते हैं। जैव व्यर्थों में खाद बनाते समय भी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। पशुओं को पालते समय भी स्वच्छता के अभाव में मक्खियाँ और मच्छर पनपते हैं जो रोग को फैलाते हैं। आवास स्थल तथा निवास संबंधित सुविधाओं की अपर्याप्तता से भी सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है।
भारत की ज़्यादातर नगरीय जनसंख्या अस्वास्थ्यकर दशाओं में निवास कर रही है। जीवन यापन की दशाएं भी अत्यंत दयनीय और तथा असंतोषजनक है। फिर आबादी का अधिक संख्या में बढ़ते जाना वर्तमान में तो समस्या उत्पन्न कर ही रहा है, भावी संकट का भी आभास करा रहा है। अगला है हमारा खाद्य समस्या, फूड प्रॉब्लम। समस्त जीवों के लिए भोजन उनकी प्राथमिक आवश्यकता है। इसे प्रधान भौतिक आवश्यकता भी कहा जा सकता है। विगत में जब जनसंख्या का दबाव नहीं था तो खाद्य समस्या का आभास ही नहीं होता था, किंतु तीव्रता से बढ़ती आबादी के साथ खाद्य उत्पादन में अपेक्षाकृत उतनी बढ़ोतरी नहीं होने से विश्व के सब खाद्य समस्या विकराल स्वरूप में सामने आई है। अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जंगल काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, किंतु वन विनाश से भी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दूरगामी संकट उत्पन्न होने की संभावना प्रबल होती जा रही है। नगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की दृष्टि से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, सीसा, धूल के कण, धुएं आदि प्रदूषकों का बाहुल्य अधिक होता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। इसके कारण वाहनों की अधिकता, उद्योगों का प्रभावी होना, घरेलू ईंधन का अधिक उपयोग होना, प्रदूषण में गरीब वर्ग को ही खतरा अधिक होता है, किंतु नगर में रहने वाले अन्य वर्गों के लोग भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। वातावरण प्रदूषण का प्रभाव किसी पर भी पड़ सकता है। काहिरा नगर का एक सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि वहाँ पर शीशे यानी पीबी लेड की जो मात्रा है सामान्य से 5-6 गुना तक वहाँ अधिक पाई गई है। इसके अलावा कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, नगर में जनसंख्या का दबाव होने से भोज्य पदार्थों की कमी होना स्वाभाविक है। एक और तो भोजन की कमी, वहीं दूसरी ओर अस्वच्छ वातावरण में इनका विक्रय होता है भी कुपोषण तथा पोषण को बढ़ावा देता है। अस्वच्छ परिस्थितियों में जन्म लेने वाले तथा पलने वाले बच्चों में अनेक प्रकार के रोग वैसे ही लग जाते हैं। फिर भी माता तथा नवजात को कुपोषण शिशुओं की मृत्यु तक का कारण बन जाता है। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि संतुलित भोजन से ही शरीर स्वस्थ रहता है तथा शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के सर्वेक्षण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत जैसे विकासशील देश में 80% जनसंख्या को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, मात्र 20% आबादी भरपेट भोजन कर पाती है। यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि 40% के लगभग लोग कुपोषण की स्थिति में है। कुपोषण से वर्तमान पीढ़ी तो संतप्त रहती ही है, इससे आने वाली पीढ़ी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सर्वेक्षण में यह तथ्य भी उभर कर सामने आया है कि भारत में 50% से भी अधिक शिशु प्रोटीन अल्पता से ग्रसित है तथा मेरास्मस व क्वाशियोरकोर रोग से पीड़ित है, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाने से बच्चों में बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है, रक्ताल्पता जो है ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया, शुष्क अक्षिपाक, जीरोप्थेल्मिया, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों की बहुलता देखने को मिलती है। अगला है छठा, सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों में गिरावट, डिवैल्यूएशन ऑफ सोशल एंड फैमिली वैल्यूज। नगरीय व्यवस्था में भीड़ तंत्र व अति संकुलता की परिस्थितियों से स्थापित सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों में गिरावट आना सामान्य बात है। भारत में सुस्थापित संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में बदलते जाने की प्रक्रिया उपरोक्त मूल्यों की गिरावट का ही परिणाम है। विकसित राष्ट्रों में भी नगरीकरण के फलस्वरूप होने वाली अपराधों में वृद्धि गिरते मूल्यों का प्रतीक होती है। बाल उपचार नगरीकरण की तरह तेजी से बढ़ने से नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, तो जन सेवाओं पर और अधिक भार बढ़ाती है। फलतः अति संकुलता से बाल अपचार की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। आठवां, असामान्य व असामाजिक व्यवहार, एबनॉर्मल एंड अनसोशियल बिहेवियर। नगरीकरण के कारण नगरों में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं जो विभिन्न आयामों में देखे जा सकते हैं। इन परिवर्तनों से दबाव उत्पन्न होता है जो मानसिक तनाव का कारण बनता है व असुरक्षा की भावना बलवती होती है। इन सभी के कारण लोगों में टूटन व मनोविकार बढ़ते तथा आत्मघात के प्रयत्नों के साथ ही अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। मनोगत असामान्यता व असामाजिक व्यवहार के बढ़ने से औषध आश्रितता मतलब दवाइयों पे जो आश्रितता है वो बढ़ जाती है, जो स्वयं में घातक मानी जाती है। नवा, नगरीय उपांत की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन फ्रिंज। बड़े नगरों की सीमाओं के बाहर स्थित संक्रमण क्षेत्र की समस्याएं भी अपने डंकी। संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित ग्रामीण बस्तियों को नगरोन्मुखी गांव कहा जाता है। नगरों के औद्योगिकरण से उत्पन्न प्रदूषण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इन नगरोन्मुखी गांवों पर पड़ता है।
एक ओर तो कुओं का जल दूषित होकर खेती को बर्बाद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लगाए गए उद्योगों में इन गांवों के लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता है। इसी क्षेत्र के उत्पादन यथा दूध, दही, घी, गन्ना, चारा, खाद्यान्न आदि भी यहाँ तो नहीं मिलते अथवा शहरों से भी महंगे मिलते हैं। नगरों के इन संक्रमण क्षेत्रों में पेयजल की कमी पाई जाती है। कारण है कि पारंपरिक जल स्रोत दूषित या नष्ट हो गए हैं एवं नई व्यवस्थाएं अपर्याप्त, त्रुटिपूर्ण। इन क्षेत्रों में मलमूत्र त्याग करने के स्थान का अभाव होता जा रहा है तथा शहर का मेला, कूड़ा करकट व भराव के साथ ही गंदे पानी के जमाव के कारण अनेक नगरों की बीमारियां बढ़ती जा रही है। शहर से लगे होने के कारण ये क्षेत्र भ्रष्टाचारियों तथा अपराध वृत्ति के लोगों का शरण स्थल भी बन जाते हैं। शहर के दलाल इन क्षेत्रों की जमीनें यंकिन प्रकार आवासीय भूखंड बचाने के लिए खरीद लेते हैं, चाहे वह कृषि योग्य भूमि ही क्यों न हो। संक्रमण क्षेत्रों का स्वार्थी तबका भूमि दलालों से मिलकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। सर्वाधिक कब्जे वर्तमान में नगरोन्मुखी क्षेत्रों में ही हैं। नगरीय उपांत क्षेत्रों के युवक श्रम विमुक्त तथा स्वेच्छाधारी होते जाने से साथ ही शिक्षा में कम अभिरुचि प्रदर्शित करने वाले बनते जा रहे हैं। नगरीय सीमांत क्षेत्रों के नव धनाढ्य एवं मध्यम वर्गीय लोगों से एक विचित्र अधकचरी मानसिकता उनमें जन्म ले रही है। ये दूसरों को अपने से हीन समझते हैं और नगर के व्यापारी भी कर बचाने और अवैध व्यापार हेतु अपने गोदाम इन क्षेत्रों में रखते हैं। इनसे भ्रष्टाचार का वातावरण पनपता है। विकास के नाम पर इन क्षेत्रों में अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, किंतु इनका लाभ यहाँ के बहुसंख्यक निवासियों को नहीं मिलता है। शहर के विभिन्न कार्यक्रमों के उद्घाटन एवं समापन पर इन क्षेत्रों में लोगों के दल आते हैं तथा कार्यक्रम पश्चात पुनः अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर, शिक्षक और अन्य राज्य कर्मचारी प्रतिदिन शहर आते आते इनकी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। यदि वे क्षेत्र में नगर पालिका की सीमा में मिला दिए जाते हैं तो नगर जैसी सुविधा इनको नहीं मिलती या देर से मिलती है। दूसरी ओर पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के लाभ से भी ये वंचित ही रहते हैं। नगरीय समस्याएं, अर्बन प्रॉब्लम्स में बात करें, नगरों की अनेक समस्याएं जिनमें से कुछ सामान्य होती है तथा कुछ विशिष्ट समस्याओं को प्रमुख समस्याएं भी कहते हैं। प्रमुख समस्या खुले क्षेत्रों की कमी होना था परिवहन की समस्या के रूप में। पहला, खुले क्षेत्रों की कमी, लैक ऑफ ओपन स्पेस। नगरों की आबादी बढ़ने एवं औद्योगिकरण के कारण भवनों, व्यापारिक केंद्रों, सड़कों आदि के मध्य खुला हुआ क्षेत्र नहीं होता है। स्वायत्त शासी संस्थान, चिड़ियाघरों, खेलकूद के मैदानों तथा तरणताल आदि के लिए खुली भूमि खरीदना दुर्लभ कार्य होता जा रहा है। महानगरों में तो खेलकूद के मैदान व मनोरंजन के साधन आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गए हैं। नियोजित नगर बसाए जाने पर ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस समय योजनाकार उपयुक्त खुले क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य भी कर सकता है। थैंक यू।